लगातार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम के हमारे प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रेड सेकंड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। उस कड़ी में हम अभी 2022 का जो पेपर था उसके लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं, हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 130 तक किया था, इससे आगे आज बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू टीचिंग ऑफ पोइट्री। पोइट्री पढ़ाने के लिए कौन सा वाला जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, जो नियम होता है ना। इसमें देखिएगा, द पोएम शुड बी टॉट एज ए पोएम एंड नॉट इन प्रॉस वर्जन। यानी कविता को कविता के फॉर्म में पढ़ाओ, उसके प्रॉस वर्जन में जाने की जरूरत नहीं है, यानी पूरा उसको प्रॉस में कन्वर्ट मत करो। पोएम शुड बी टॉट इन ए मैनर द स्टूडेंट एंजॉय इट। पोएम ऐसे पढ़ाओ कि विद्यार्थियों को पढ़ने में आनंद आए। एक है, द पेक्यूलियर लैंग्वेज फीचर्स यूज्ड इन द पोएम शुड बी डिस्कस्ड एट लेंथ। जो विशेष भाषा की विशेषताएं हैं उनको बहुत लेंथ में डिस्कस करो। द पोएम शुड बी रिसाइटेड अलाउड एंड रिसाइटेड अगेन एंड अगेन। पोएम को बार बार तेज तेज बच्चों से बुलवाओ और बार बार बुलवाओ। अच्छा दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन है कि जो नहीं होना चाहिए, एट लेंथ आपको उन पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो पोएम का पूरा सार ही खराब हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। अच्छा दोस्तों, हमारा उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर जो अक्टूबर 24 से 3 नवंबर तक रहेगा, शिक्षक भर्ती के सभी कोर्सेज पर आपको इसमें 90% तक डिस्काउंट मिलेगा। एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 मंथ्स की मिलेगी और रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री मिलेगा क्लासरूम, लाइव क्लासरूम कोर्स के साथ। 132 गिवन बिलो आर द मेजर स्टेप्स ऑफ टीचिंग अ प्रॉस पैसेज इंटेंसिवली। जो मेजर स्टेप्स हैं प्रॉस टीचिंग के, वो क्या होना चाहिए। जब आप प्रॉस में एक लेसन पढ़ाते हैं, सबसे पहले तो टीचर उसको पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि बच्चों को सही शब्दों का प्रोनाउंसिएशन तभी पता चलेगा जब टीचर आइडियल रीडिंग, मॉडल रीडिंग करेगा। तो नंबर 1 तो होनी चाहिए इसमें मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। अब टीचर जब पढ़ाएगा तो जो नए वर्ड्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे, स्ट्रक्चर्स आएंगे, उनको भी वो समझाएगा, है ना। ये पार्ट टीचर का हो गया, टीचर की तरफ से। अब बच्चे इसको एक बार साइलेंटली पढ़ के देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर पूछ भी लेंगे। उसके बाद वो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे क्वेश्चंस का। तो देखो, इसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, है ना। फर्स्ट में तो होना चाहिए, है ना। इसमें देखिए ए का है पहला, ऑर्डर ये होना चाहिए 2 4 1 3, है ना। 2 4 1 3, यही ऑर्डर इसका रहेगा। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है। जो ऑनगोइंग असेसमेंट होता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं उसे, जो कंटिन्यूस चलता है। प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक, इससे टीचर को ऑनगोइंग फीडबैक पता चलेगा कि बच्चे की तैयारी कैसी चल रही है। प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन मिलेगा इसके माध्यम से। अगर कोई गलतियां हो रही हैं, बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, तो टीचर को पता चल जाएगा, वो उसको और पुनर्बलन करके ठीक करेगा। क्लैरिफाई मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इस जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उन पे मास्टरी आएगी। और डिटरमाइनिंग लर्निंग प्रोग्रेस, और लर्निंग प्रोग्रेस डिटरमाइन होती है। अच्छा, इसमें असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं होता है ना, ये खाली फीडबैक के लिए होता है, रीइंफोर्समेंट के लिए होता है, लर्निंग प्रोग्रेस जानने के लिए होता है। अच्छा मित्रों, उत्कर्ष बुकशाला पे भी ट्रिप हमारा जो दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, ग्रेड 1, 2, 3 की पुस्तकों पर आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें अंग्रेजी की पुस्तक आपको फर्स्ट ग्रेड की 640 में, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भारतीय अर्थव्यवस्था प्रथम प्रश्न की 680 में, सेकंड ग्रेड इंग्लिश की बुक 220 में, थर्ड ग्रेड अध्यापक की मुख्य परीक्षा की लेवल 1 की 880 में, और थर्ड ग्रेड अध्यापक लेवल 2 की हिंदी आपको 720 में मिल रही है। अरेंज द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रॉस फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग इन द करेक्ट ऑर्डर। एक्सटेंसिव रीडिंग में जो हम पढ़ाते हैं प्रॉस को, उसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो, इसमें सबसे करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, है ना। सबसे पहले तो सर्वे आएगा, है ना। सर्वे, क्वेश्चंस, रीडिंग, है ना। एक बार देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, सेकंड क्या है ना। पहला ऑप्शन है रीडिंग, क्वेश्चंस एंड
रिप्रोडक्शन, सर्वे। पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 134 पे हैं, टोटल हमें 150 करने हैं। और बी ऑप्शन है सर्वे, क्वेश्चन, रीडिंग, रिव्यू और रिप्रोडक्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारा हो गया ये। अब हम इसमें सही ऑप्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन अभी अभी हमने जो पढ़ा होना तो वही चाहिए, है ना। सबसे पहले आप सर्वे करेंगे, फिर क्वेश्चंस तैयार करेंगे, रीडिंग करेंगे, उसका रिव्यू होगा और रिप्रोडक्शन होगा। सही ऑप्शन इसमें यही होना चाहिए, है ना। पिक्चर कॉम्पोजिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पिक्चर कॉम्पोजिशन किसका एग्जाम्पल होता है? ये होता है क्रिएटिव राइटिंग का, है ना। हम जो पिक्चर कॉम्पोजिशन करते हैं, चित्र दिया होता है उसको देख के भरते हैं, वो एक तरह का क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फॉलोइंग टू सेंटेंस रिलेट टू द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशनल टेबल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। पहला है द एम ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेबल इज टू कंडीशन स्टूडेंट्स टू यूज करेक्ट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। जो मुख्य उद्देश्य है सब्स्टिट्यूशनल टेबल्स का, वो ऐसी स्टूडेंट को ऐसे कंडीशन करना है कि वो करेक्ट फॉर्म्स लैंग्वेज के यूज कर सके। द एम ऑफ सब्स्टिट्यूशनल टेबल इज टू रीइंफोर्स यूज ऑफ करेक्ट पैटर्न्स। और इसका मूल उद्देश्य है कि विद्यार्थी करेक्ट पैटर्न्स को यूज करे। अच्छा मतलब सब्स्टिट्यूशनल जो टेबल्स होती हैं मूलतः ये स्ट्रक्चर और पैटर्न्स को ही, करेक्ट फॉर्म्स को सिखाने के लिए ही होती हैं। अब देखो, विच ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? ओनली ए, ओनली बी। इसमें ये दोनों ही सही हैं। देखो ये फॉर्म्स भी सिखाता है ना, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और पैटर्न्स भी सिखाता है, करेक्ट पैटर्न्स भी। तो इसमें होना चाहिए बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज टेस्ट इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। पहला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, यानी पर्सनल बायस ना हो। इसमें ये क्या कह रहा है, टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट आइटम। ये गलत है ना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। वैलिडिटी, टेस्ट यील्ड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। वैलिडिटी का उद्देश्य होता है वैधता, यानी आप जो चीज देखना चाहते हैं उसी का टेस्ट लें। तो ये भी गलत है ना। सेम रिजल्ट आता है वो तो रिलायबिलिटी है ना। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी विस्तृतता होनी चाहिए। टेस्ट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ कंटेंट एज वेल एज स्किल। ये तो सही ऑप्शन है ना। तो सही ऑप्शन यही होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि एक टेस्ट जो है गिव द सेम रिजल्ट, चाहे कोई भी उसे इवेल्युएट कर रहा है, सेम रिजल्ट आना चाहिए, उससे कहते हैं रिलायबिलिटी। ए टीचर टेल्स द क्लास, यहाँ पे टेल्स होना चाहिए, है ना। अ टीचर tells the class the rules of subject verb agreement in simple present tense and then asks the student to frame sentences in simple present tense keeping in mind those rules। अच्छा, इसमें टीचिंग की दो मेजर अप्रोचेस चलती हैं, आप जानते ही हैं। पहली तो है डिडक्टिव अप्रोच। ये होती है फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। नियम से उदाहरण की ओर। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसी को फॉलो करता था। एक होती है इंडक्टिव अप्रोच। From example to rule। उदाहरण से नियम। ये तो जो था फर्स्ट वाली तो थी, ये किस में चलती थी? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। ये जो थी ये थी डायरेक्ट मेथड में, है ना। अब आप देखिएगा सही क्या होना चाहिए उदाहरण। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहले नियम बता दिए, उसके बाद उसके सेंटेंस बनाने हैं। ये हो जाएगी डिडक्टिव अप्रोच, ये हो जाएगी रूल टू एग्जाम्पल।
नियम से उदाहरण। ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन्वॉल्व्स। लैंग्वेज मटेरियल का जो हम ग्रेडेशन करते हैं, इस ग्रेडेशन का अर्थ क्या होता है? देखो, ग्रेडेशन का मतलब होता है कुछ चरण होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में। सिलेक्शन, सीक्वेंसिंग, ग्रेडेशन, है ना, टेस्टिंग, एरर इवैल्यूएशन जो होता है, रेमेडियल टीचिंग, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। तो ग्रेडेशन जो है थर्ड स्टेप्स है ना, कह सकते हैं। सीक्वेंसिंग के बाद ग्रेडेशन होती है। ग्रेडेशन में हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल हमने सेलेक्ट किया है उसकी एक सीक्वेंसिंग होती है, ग्रुपिंग आइटम की करते हैं और उनके यूनिट्स में बन देते हैं ना। अब देखो, ओनली सीक्वेंसिंग नहीं होता है, ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग दोनों है ना, खंड भी बनाते हैं। सिलेक्शन एंड ग्रुपिंग और सिलेक्शन, ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग, इसमें सिलेक्शन नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। केवल सीक्वेंसिंग भी नहीं आएगी, ग्रुपिंग यानी खंड बनाना और सीक्वेंसिंग करना, ये दोनों चीजें शामिल होती है ना। In a class, the teacher presents certain examples of grammatical items and helps students to arrive at rule through the analysis of examples. Which method of teaching grammar is the teacher using? अच्छा, ये हो गया कौन सा? उदाहरण से नियम। उदाहरण से नियम, ये हो जाएगी हमारी इंडक्टिव मेथड होता है ना ये। चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन स्टेप्स इन टीचिंग फ्री कॉम्पोजिशन। फ्री कॉम्पोजिशन टीचने का जो करेक्ट पढ़ाने का जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए? वो फ्री कॉम्पोजिशन का मतलब हुआ है कि जिसमें स्टूडेंट अपने स्ट्रक्चर्स वगैरह खुद तैयार कर सके, है ना, राइटिंग में। इसमें सबसे पहले तो प्रिपेयर किया जाएगा, है ना, विद्यार्थी प्रिपेयर होगा सबसे पहले, उसके बाद वो ऑरली प्रेजेंट करेगा कि उसने क्या प्रिपेयर किया है, उसके बाद वो लिखेगा, लिखने के बाद कुछ कमियां होंगी तो करेक्शन होगा और फिर फॉलोअप होगा। इसमें ऑप्शन होना चाहिए बी। अच्छा मित्रों, उत्कर्ष बुकशाला की रीड की पुस्तकों पर आपको 80% तक डिस्काउंट मिल रहा है। हमारा उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर जो 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। इस कड़ी में रीड लेवल 1 एंड 2 की इंग्लिश टीचिंग मेथड की बुक आपकी केवल 63 में है। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीड लेवल 1 एंड 2 की संस्कृत शिक्षण विधियां 63 में है। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीड लेवल 1 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विधियां भी 63, रीड लेवल 2 की विज्ञान के शिक्षण विधियां भी 63, रीड लेवल 1 एंड 2 की हिंदी शिक्षण विधियां भी 63, रीड लेवल 2 की सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां 84 और रीड लेवल 1 एंड 2 की बाल विकास और शिक्षण विधियां 84 की आपके पास है। तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और दिवाली धमाका ऑफर में आप इसे यूज कर सकते हैं ऑफर को। Which of the following criteria should be kept in mind while selecting language items for particular set of students? कि आप किसी विशेष विद्यार्थियों के लिए अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो कोर्स का, तो आप कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखोगे, है ना। पहला है हाउ ऑफन अ लैंग्वेज आइटम और वर्ड इज यूज। ये हो रहा है फ्रीक्वेंसी की बात, है ना, यानी आप कोई शब्द अगर चुनोगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी देखोगे कि नहीं देखोगे, है ना। दूसरा है इन हाउ मेनी डिफरेंट कॉन्टेंट एन आइटम और वर्ड कैन बी यूज। ये कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए था, है ना, कितने अलग अलग संदर्भों में। खैर ठीक है, इस तरह से आप प्रोडक्टिविटी या रेंज जानना चाहते हो वर्ड की। अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप जो सिलेक्शन करोगे, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखनी है और रेंज और प्रोडक्टिविटी भी देखनी है ना, रेंज एंड प्रोडक्टिविटी भी देखनी है वर्ड की। इसलिए इसमें बोथ लेना पड़ेगा हमें। अगला हम देखेंगे इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग पोएट्री द रीडिंग फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पोएम इज फर्स्ट डन बाय, है ना। पहली रीडिंग किसके द्वारा होनी चाहिए पोएट्री पढ़ाते हुए? अच्छा आप बताइए, अगर आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहली रीडिंग जो है वो किसकी होनी चाहिए? फर्स्ट रीडिंग हमेशा आप ध्यान रखिएगा इसकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए टीचर की। टीचर की क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बच्चा तो पोएम पढ़ना जानता ही नहीं। डायरेक्टली आप बच्चे से कहोगे कविता पढ़ो तो वो उसका एंथुसियाज्म टूट जाएगा। तो पहली रीडिंग हमेशा बच्चे को नहीं करनी चाहिए, वो टीचर को करनी चाहिए। टीचर करेगा, बच्चे उसको कॉपी करके सेकेंड टाइम कर भी सकते हैं ना। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट साइलेंटली पढ़ेंगे। अच्छा ये तो देखो कितना अजीब सा ऑप्शन हो जाएगा कि स्टूडेंट अगर क्लास में साइलेंटली पढ़ेंगे तो टीचर को पता कैसे चलेगा कि वो पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं।
द स्टूडेंट्स इन कॉरस, अगर सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, कॉरस का मतलब होता है समूह गान या समूह के रूप में, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा सही पढ़ रहा है कौन सा गलत पढ़ रहा है? टीचर या फिर एनी वन स्टूडेंट। देखो एनी वन स्टूडेंट पहली बार कविता नहीं पढ़ सकता, फर्स्ट रीडिंग किसके द्वारा होनी चाहिए? टीचर के द्वारा, है ना, फर्स्ट रीडिंग टीचर के द्वारा होगी। अब जब ये रीड करेगा बच्चे सुनेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ भी लेंगे, है ना। तो फर्स्ट रीडर शुड बी बाय टीचर। Which of the following methods of English language teaching is based on the view that language system is a system for the expression of meaning? देखो दो चीजें ध्यान रखो, एक मेथड था CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसकी जो दो अहम मान्यताएं थी वो क्या थी? पहली तो थी मीनिंग इज द मोस्ट important element of language. The main function of language is to communicate meaning. दो मुख्य बातें जो CLT की हैं, मीनिंग सबसे बड़ा एलिमेंट है लैंग्वेज का, और मुख्य भाषा का जो उद्देश्य है वो है कम्युनिकेट करना मीनिंग को। दूसरी इसमें चीज आपको रखनी है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग is to develop communicative competence. ये दो मूल बातें थी CLT की। जैसे आप रीड का एग्जाम्पल देंगे उसमें भी CLT रहेगा। CLT मानता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मानता है कि भाषा का मूल उद्देश्य जो है वो है मीनिंग को कम्युनिकेट करना। भाषा मीनिंग को कम्युनिकेट करने के लिए होती है, और बच्चे के अंदर अगर आप भाषा पढ़ा रहे हो तो उसे ग्रामर वगैरह से सिखाना ज़्यादा है, उसकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस विकसित करो। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो एक शब्द था, इसे डिवाइस किया, इसे इन्वेंट किया था डेल हाइम्स ने 1966 में। चॉम्स्की का एक टर्म था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, उसके विरोध में। अब देखो चॉम्स्की ने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में कहा था कि भाषा सीखने का मतलब है भाषा के एब्स्ट्रैक्ट नियम मैकेनिज्म को सीखना। तो डेल हाइम्स ने कहा कि भाषा सीखने का मतलब केवल भाषा के मैकेनिज्म को सीखना नहीं है, मैकेनिज्म तो एक साधन मात्र है, उद्देश्य है कम्युनिकेशन करना। तो उसने कहा था कि भाषा सीखने का मतलब है कि आपके अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आनी चाहिए। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब उन्होंने समझाया कि आपकी भाषा उपयुक्त हो, स्ट्रेटेजिक हो, डिस्कोर्स में काम आए और वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो। अब इस ऑप्शन के हिसाब से हम देखना होगा कि सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ये मानता है बेस्ड ऑन द व्यू कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग, है ना। द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट मीनिंग। कम्युनिकेट मीनिंग का मतलब हुआ एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग। कौन सा मेथड होगा? CLT, है ना, इसको शॉर्ट में कहते हैं CLT। Which of the following statements is are true? Language items should be selected on the basis of their ease of learning. हमें जो भाषा में पढ़ाने के लिए
आइटम्स चुनने हैं वो किस आधार पे चुनने चाहिए कि वो पढ़ाने में आसान है कि नहीं, है ना, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी है ना। दूसरा है लैंग्वेज आइटम शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईज ऑफ टीचिंग। दूसरा है कि हमें जो भाषा में पढ़ाने के लिए आइटम चुनने हैं उनका एक आधार होना चाहिए कि वो पढ़ाने में सिंपल है कि नहीं, है ना। अब देखो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो होता है, फॉर टीचिंग, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिंप्लिसिटी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा होता है? सिंप्लिसिटी, सरलता। और ये सिंप्लिसिटी दोनों में ही चाहिए, किसमें? लर्निंग एंड टीचिंग। आपने सुना होगा कि एक प्रिंसिपल काम करता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल। तो ये सरल जो है ये दोनों तरह से होना चाहिए, लर्नर के लिए भी सरल, टीचर के लिए भी वो सरल हो, है ना। उसके हिसाब से हमें देखना होगा ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सत्य हैं, है ना। द मेन एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इन इंग्लिश क्लासरूम, मुख्य उद्देश्य जो पोएट्री टीचिंग का होना चाहिए क्लासरूम में वो क्या होना चाहिए? हम पोएट्री क्लास में पढ़ाएंगे तो किस उद्देश्य से पढ़ाएंगे? डेवलप द पावर ऑफ अप्रिसिएशन अमंग स्टूडेंट्स, कि जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर पावर ऑफ अप्रिसिएशन, यानी उनको अप्रिसिएशन आए, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, है ना। डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, उनको पोएटिक डिवाइसेस समझ में आए, फिगर्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं ना, जैसे लिटरेरी डिवाइसेस। डेवलप द 4 लैंग्वेज स्किल्स, जो चारों लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो LSR, W, इनहेंस वोकैबुलरी। हालांकि इनमें से किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने क्या पूछा है? मेन एम, मुख्य क्या होना चाहिए? देखो जब पोइट्री या भाषा इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में तो ये व्यू था कि हमें ह्यूमनाइज करना है। उस समय ग्रामर से ज़्यादा फोकस किया गया था इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, क्योंकि लिटरेचर का था कि हमारे अंदर पावर ऑफ एप्रिसिएशन जन्म लेगा और हम ह्यूमनाइज होंगे। तो पोइट्री है वो एस्थेटिक प्रभाव के लिए है ना, उसका जो एस्थेटिक पर्पज है ना वो जरूरी है। पावर ऑफ एप्रिसिएशन ब्यूटी लिटरेचर की है ना, इसको कहते हैं एस्थेटिक सेंस डेवलप करना। Which of the following is not a principle of teaching English as a second language? इनमें से कौन सा वाला सिद्धांत नहीं है इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाने का? अब देखो पहला है टीच लैंग्वेज एज अ हैबिट, आप भाषा को ऐसे पढ़ाओ कि विद्यार्थी की भाषा आदत बन जाए, यानी अगर वो सही बोलता है तो सही बोलना उसकी आदत पड़ जाए, अगर वो इंग्लिश भाषा में बात करता है तो इंग्लिश भाषा को यूज़ करना उसकी आदत बन जाए। आप जानते हैं ना बिहेवियरिज्म की थियोरी थी, उसे हम कहते थे हैबिट फॉर्मेशन। ऑडियोलिंगुअल मेथड में इसको फॉलो किया जाता है ना। हैबिट फॉर्मेशन पे एक साइकोलॉजिकल थियोरी थी बिहेवियरिज्म की। है ना, इस पे एक मेथड भी बेस्ड हुआ ALM, ऑडियोलिंगुअल मेथड, है ना। तो ये तो सही है। गिव स्कोप फॉर इमिटेटिंग गुड लैंग्वेज। अच्छा, आप आदत तभी डालेंगे जब आपके सामने कोई एग्जाम्पल पेश करेगा, यानी टीचर बोलेगा विद्यार्थी उसको कॉपी करेंगे। इमिटेशन गुड एग्जाम्पल की हो गया ना। प्रेजेंट लैंग्वेज मटेरियल इन ग्रेडेड पैटर्न, और पूरे लैंग्वेज मटेरियल को आप एक ग्रेडेड पैटर्न में करें। ग्रेडेड पैटर्न का मतलब हुआ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को ग्रेड करें, पहले सरल चीजें आएंगी फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स, जैसे पहले नाउन फिर नाउन फ्रेज फिर नाउन क्लॉज, है ना। गिव प्रायोरिटी टू रिटन वर्ड। अच्छा, इसमें एक सिद्धांत कह रहा है कि हमें रिटन वर्ड को प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी स्पोकन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट
रिटन वर्ड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की यही सबसे बड़ी गलती थी कि वो रिटन लैंग्वेज को प्रायोरिटी देती थी। ये प्रिंसिपल्स हमें अलाउ नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, बाकी सब हैं। 148 है, इन विच लैंग्वेज टीचिंग मेथड लैंग्वेज एरर्स आर सीन एज सीरियन एबरेशन विच हैड टू बी रिमूव बिफोर दे बिकम हैबिट। देखो इसमें जो एक मेथड था स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल सिचुएशन अप्रोच भी उसे नाम दिया गया। स्ट्रक्चर अप्रोच ये मानती है कि अगर विद्यार्थी गलती कर रहा है तो वो एक गंभीर उल्लंघन है एक तरह का, टीचर को उसे एक लगभग पाप की तरह देखना चाहिए और उसे जितना जल्दी हो सके उसको गलत वाले पार्ट को सुधार लेना चाहिए, नहीं तो उसकी हैबिट बन जाएगी। क्या होता है कि हम कई बार बच्चों को कुछ चीज़ों के लिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको टोकते नहीं हैं, वो कुछ गलत बोलते हैं करते हैं, अगर आप उन्हें नहीं टोकोगे तो आगे चल के बच्चे की आदत पड़ जाएगी कि वो गलत ही बोलेगा। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो थी वो ये कहती थी कि अगर आप आदत ही गलत से शुरुआत करोगे तो आगे चल के भी वो गलत ही बोलेगा। इस वजह से इन्होंने इसको एक गंभीर अपराध की तरह गिना, पाप की तरह गिना। गलती जैसे ही हो तुरंत रिमूव करो, नहीं तो फिर वो क्या बन जाएगी, हैबिट, यानी भविष्य में फिर वो हमेशा गलती ही करेगा। तो उसमें से सही है वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का व्यू ये था कि माइनर एरर्स ऑफ द लर्नर्स कैन बी टॉलरेटेड एट इनिशियल लेवल इफ करेक्शन हिंडर्स कम्युनिकेशन। छोटी मोटी गलतियां अगर बच्चा करता है तो उनको शुरुआती लेवल पे आप टॉलरेट कर सकते हो, क्योंकि करेक्शन करोगे तो उसका कम्युनिकेशन थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ऑडियोलिंगुअल मेथड भी जो था वो ऑन द स्पॉट एरर करेक्शन की बात करता है ना, पर स्ट्रक्चरल अप्रोच या मेथड से सीरियस एबरेशन मानता है। Which of the following is an example of semantic grouping? Semantic grouping का मतलब होता है सेम ग्रुप के शब्द हों, अर्थ में लगभग उनका सेम ग्रुपिंग हो, है ना। अब हम इसमें देखेंगे इन द रूम, इन द क्लास, इन द लाइब्रेरी। ये तो स्ट्रक्चरली भी सेम हुआ ना, सिमेंटिक के बजाय प्रपोजिशनल के साथ है ना, आप एडवर्ब्स यूज कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। माई बुक, हिज बुक, हर बुक, ये भी सिमेंटिक नहीं, सिंटैक्टिक सिमिलरिटी है ना, रिपीटेशन सेम स्ट्रक्चर की है, और ये भी जो थी सेम स्ट्रक्चर की रिपीटेशन थी। सिमेंटिक का मतलब होता है, देखो दो पार्ट होते हैं, सिमेंटिक स्टडी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, एक होती है सिंटैक्टिक स्टडी या सिंटैक्स मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। पहले वाले में तो स्ट्रक्चर भी सेम ही आ रहा है ना, इन द रूम, इन द क्लास है ना, माई बुक, हिज बुक, हर बुक, डिटर्मिनर प्लस या पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है ना, सेम शब्दों बाइसिकल, रिक्शा, कार, ये तीनों के तीनों वाहन है ना, तीन शब्द हैं। पैट, फैट, मैट, ये तो एक तरह से सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हो गए। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स भी हमें नहीं देखने, सिमेंटिकली ये तीनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। अब लास्ट हमारा इस पेपर का क्वेश्चन बचता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स टू बी टॉट। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो हम सिलेक्शन करते हैं उसमें लर्नेबिलिटी यानी सिंप्लिसिटी, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, ये तो होना ही चाहिए। फ्रीक्वेंसी और रेंज, आवृत्ति, ये भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। रेंज भी हमने की थी, रेंज या प्रोडक्टिविटी, ये भी होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, क्या हम किसी शब्द को इस आधार पे खाली सिलेक्ट करेंगे कि वो सीखने में जटिल है। जटिलता जो है दोस्तों वो नहीं होती है ना, जटिलता सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होती, सिंप्लिसिटी होती है। तो उसमें जो पूछ रहा है वो क्या है, नॉट अ क्राइटेरियन। हम कभी किसी शब्द का चयन इस आधार पे नहीं करेंगे कि वो जटिल है। खैर दोस्तों, हमारा 2022 का पेपर यहीं कंप्लीट होता है और आप हमारे साथ जुड़े और जुड़े ही रहिएगा। इससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइएगा। हम जब पिछले पेपर्स का सोल्यूशन देख लेते हैं तो हम आगे की तैयारी और अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसे जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा। धन्यवाद।